नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इसका जो पार्ट 1 है दोस्तों। आज हम पार्ट 1 को लेके आए हैं दोस्तों। इसके बाद आपका इससे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पार्ट 2 आएगा, या फिर दोस्तों अगर हो सकता है तो दोस्तों हम इसे जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अभी तक जो हमने प्रीवियस टॉपिक में जो पढ़ा था हमने, भारत का जो प्राग ऐतिहासिक काल है दोस्तों उसके बारे में पढ़ा था। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद हमने कुछ मतलब ये दोस्तों ताम्रपाषाण काल भी पढ़े थे, उसके अंदर आदि ऐतिहासिक काल में। तो दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, वो मतलब आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दो काल आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और आदि ऐतिहासिक काल हमने आपको बताया था दोस्तों, जिसमें मतलब लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल हैं दोस्तों, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विभिन्न जितने इतिहासकार थे उनका मतलब इसको टाइम पीरियड को लेके विभिन्न मत है। तो दोस्तों उसे हम आगे चर्चा करेंगे उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तो दोस्तों हम उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नामकरण है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, फिर इसमें नगर नियोजन कैसा था, नगर योजना इसकी कैसी थी, इसका सामाजिक दोस्तों जीवन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, और आर्थिक जीवन दोस्तों, और उनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। तो दोस्तों फिर उसके बाद इसमें मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम ये पूरे इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। अभी हम पार्ट 1 लेके आए, इसके बाद हम पार्ट 2 में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। तो सिंधु नदी दोस्तों व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में मिले अवशेष के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। तो दोस्तों जो नदी है दोस्तों, जो भारत जो कि आपके चेमा युंगडुम ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों, और ये भारत के दोस्तों ये लद्दाख और कश्मीर वाले क्षेत्र से बहते हुए दोस्तों ये पाकिस्तान में जा गिरती है और पठानकोट के पास दोस्तों ये अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों एक प्रकार से इसके जितने भी आसपास के जो क्षेत्र हैं, इस नदी के आसपास के क्षेत्र, वहाँ से जो अवशेष मिले हैं तो उनको सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि उसे मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। इस वजह से दिया गया क्योंकि वो उस क्षेत्र के किनारे पे दोस्तों, या उस क्षेत्र के पास में मिले थे, या उस नदी के पास में मिले थे, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, यह दोस्तों एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। यानी कि पश्चिमी क्षेत्र दोस्तों, ये भारत जो पाकिस्तान का दोस्तों जो क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान का जो ये जम्मू कश्मीर या इसके बगल में दोस्तों हम क्षेत्र कह सकते हैं, सिंध हो गया, ठीक है दोस्तों, बलूचिस्तान हो गया दोस्तों, और मतलब ये आपका सिंध प्रांत हो गया, लड़काना जिला दोस्तों, मोंटगोमरी जिला, तो ये सारे पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं दोस्तों, तो वहाँ से हमें इस क्षेत्रों के बारे में दोस्तों वो मिलता है, प्रमाण मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो अगर हम बात करते हैं भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था, और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान में दोस्तों, पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं अभी, और अफगानिस्तान दोस्तों, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी हुआ। और अफगानिस्तान के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दो क्षेत्रों के नाम बहुत उल्लेखित हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। सुरतीकाग, सुरतीकार्क, ठीक है दोस्तों, और मुंडिका गोई, ठीक है दोस्तों, या मुंडी काक भी दोस्तों इसको बोला जाता है, मुंडी काक। तो दो सोर्तुगोई और मुंडी काक दो स्थान है दोस्तों जो कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के वो अफगानिस्तान से मिले दोस्तों। सिर्फ दो क्षेत्रों के नाम आते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है, सोर्तुगोई और मुंडी काक। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता का हम भौगोलिक विस्तार देखते हैं। इसका भौगोलिक विस्तार किस तरीके से फैला हुआ था दोस्तों, इसकी जो पूर्व की जो सीमा थी क्या थी, पश्चिम की सीमा क्या थी दोस्तों, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्वी जो सीमा है, कहाँ पूर्व में किस क्षेत्र तक फैला हुआ था, तो दोस्तों आलमगीरपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश का दोस्तों एक जगह का नाम है आलमगीरपुर, और दोस्तों ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है, ठीक है, वो आलमगीरपुर है, और ये उत्तर प्रदेश में एक हिंडन नदी बहती है दोस्तों, उसके किनारे अवस्थित है आलमगीरपुर। तो इसकी जो पूर्वी सीमा है, पश्चिमी सीमा की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, सुत कांगेडोर, यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है सुत कांगेडोर, और दोस्तों ये बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, और ये दास्क नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे है, दाश नदी के किनारे आपका पश्चिमी जो इसकी जो सीमा है वहाँ तक इसका विस्तार था। अगर हम उत्तर की बात करते हैं, उत्तर का जो विस्तार है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मांदा तक उत्तर का विस्तार, उत्तर में विस्तार है, और जो मांदा है वो चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम इसकी लंबाई व चौड़ाई की बात करते हैं, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की, इसके अगर आकृति के रूप में देखें तो एक प्रकार की त्रिभुजाकार दोस्तों
एक प्रकार से त्रिभुजाकार इसकी आकृति थी, इसकी जो भौगोलिक विस्तार था त्रिभुजाकार है। और देखते हैं तो सबसे पहले इसकी जो पूर्व पश्चिम की लंबाई, यानी कि जो ये इसकी पूर्व पश्चिम की लंबाई है दोस्तों, ये 1600 किलोमीटर है। और जो उत्तर दक्षिण की जो इसकी लंबाई है, यानी कि जो इसकी ऐसे में लंबाई है दोस्तों, ये उत्तर दक्षिण लंबाई है इसकी 1100 किलोमीटर। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1100 किलोमीटर उसकी उत्तर दक्षिण लंबाई है और 1600 किलोमीटर दोस्तों उसकी पूर्व पश्चिम लंबाई है। इसका आकार जैसे मैंने आपको बताया त्रिभुजाकार आकार है। और इसका क्षेत्रफल दोस्तों ये आपके सामने दोस्तों, ये इसका क्षेत्रफल है लगभग लगभग दोस्तों 13 लाख इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इन चारों से दोस्तों रिलेटेड जो इसकी जो भौगोलिक विस्तार से संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्जाम में। और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दोस्तों, इसकी प्रजाति कौन कौन सी प्रजाति मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों 4 प्रजातियों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय प्रजाति दोस्तों, यानी कि जो लोग भूमध्य सागर से आए थे तो भूमध्य सागरीय प्रजाति कहे जाते हैं। भूमध्य सागर तो सबसे ज़्यादा तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय लोग ही थे दोस्तों, ठीक है। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रजाति के ज़्यादातर लोग निवास करते थे। ऑप्शन आपको दे देंगे वही जो आप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड, अल्पाइन और मंगोलॉइड। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो भूमध्य सागरीय लोग सिंधु घाटी सभ्यता में थे दोस्तों, ठीक है। फिर इसमें जो दूसरे आते हैं, दूसरी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, और तीसरी दोस्तों अल्पाइन, और चौथी है मंगलॉइड, ठीक है दोस्तों। ये 4 प्रजातियाँ आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती हैं दोस्तों। इन्हें याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो किस प्रकार से था, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा पॉइंट है इसमें सबसे बड़ी विशेषता पर्यावरण के अनुकूल तथा अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तम किस्म की जल निकासी प्रणाली देखने को मिलती है, ठीक है। और अद्भुत नगर नियोजन देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। और वहाँ पे जो सड़कें थी दोस्तों, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थी दोस्तों एक दूसरे को समकोण पे किस प्रकार से काटती थी, यानी कि सड़कों के मामले में दोस्तों कौन सी पद्धति को अपनाया गया था, ग्रिड पद्धति या भवन निर्माण। दोस्तों देखते हैं तो ग्रिड पद्धति के भवन निर्माण उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में बनते थे। अब ग्रिड पद्धति से मतलब क्या होता है दोस्तों, अब समकोण पे किस तरीके, पहले तो हम बात करते हैं ग्रिड पद्धति की जो आकृति होती है किस प्रकार से होती है दोस्तों। ये आपके मतलब ये आपके दोस्तों ग्रिड पद्धति है, ठीक है। यानी कि एक सीक्वेंस में दोस्तों यहाँ पे नगर होंगे या यहाँ पे घर है दोस्तों, तो यहाँ पे रोड निकल रही है, ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पे फिर सड़क है, फिर यहाँ पे घर है। तो इस प्रकार की उत्तम नगर नियोजन व्यवस्था थी वहाँ पे। और सड़कें भी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी दोस्तों, ये एक दूसरे को समकोण पे काट रही है सड़कें, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अभी वर्तमान में अगर देखें जो अभी सिंधु घाटी सभ्यता के अगर तुलनात्मक अगर दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान का दोस्तों जो चंडीगढ़ शहर है वहाँ पे भी उत्तम किस्म का नगर नियोजन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं, लगभग सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे। ऊंचे दुर्ग, ठीक है दोस्तों, 2 दुर्ग थे यहाँ पे, देखो एक तो ऊंचा दुर्ग था, एक यानी कि ये पूर्वी दुर्ग हो गया दोस्तों, ये पश्चिमी दुर्ग हो गया। तो ऊंचे दुर्ग में यानी कि शासक वर्ग रहते थे दोस्तों, ठीक है। और जो निचला दुर्ग था ये थोड़ा सा ऊंचाई पे था दोस्तों ये वाला दुर्ग, और ये वाला जो दुर्ग है ये थोड़ा सा नीचे रहता था दोस्तों, डाउन में रहता था। तो दूसरे भाग में नगरीय आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े हैं, लेकिन दोस्तों आकार में ये बड़े रहते थे। पर सामान्य नागरिक हो के जैसे व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक आदि दोस्तों यहाँ पे रहते थे इस वाले नगर में। और यहाँ पे जो शासक वर्ग थे वो यहाँ पे निवास करते थे ऊंचे दुर्ग में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। यानी कि जितने भी स्थल हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं तो उसमें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कुएँ के अवशेष मिले हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से कुएँ के अवशेष मिलते हैं। धौलावीरा से आपके उत्तम जल निकासी प्रणाली देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। जो घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे, अपवाद लोथल। तो दोस्तों जैसे ये यहाँ पे भवन है आपके, जैसे भवन है तो ये दोस्तों ये आपकी मुख्य सड़क होगी, ये मुख्य सड़क होगी। तो इनके जो दरवाजे दोस्तों मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से गलियों की ओर खुलते थे, यहाँ पे सड़क की ओर नहीं खुलते थे, ऐसे नहीं खुलते थे दोस्तों,
इस तरीके से नहीं खुलते थे। तो इनके मुख्य सड़क की ओर ना खुल के गलियों की ओर खुलते थे। किसके? लोथल के दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपवाद है दोस्तों, ये ठीक है। अपवाद लोथल यानी कि है ना, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। अपवाद लोथल है इसका, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मकान मकान बनाने वाली ईंट का जो अनुपात होता था, चार लंबाई दोस्तों, 4:2:1 में रहता था। यानी कि चार उसकी लंबाई, दो चौड़ाई और एक मोटाई का अनुपात ज़्यादा प्रचलित था दोस्तों ईंटों का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें दोस्तों, इनकी सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके समाज, तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों मातृ देवी की अगर पूजा ये लोग पूजा करते थे। तो यानी कि इससे पता चलता है कि दोस्तों यानी कि मातृ सत्तात्मक यहाँ पे समाज देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। चन्हू दड़ो दोस्तों, चन्हू दड़ो, इसको दोस्तों करेक्शन कर ले, चन्हू दड़ो नहीं होता है, चन्हू दड़ो। तो चन्हू दड़ो से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले दोस्तों। कहीं ना कहीं ये बताता है कि उस टाइम की जो महिलाएं थी दोस्तों, वो अपना टचअप या फिर उसे कह सकते हैं दोस्तों अपना मेकअप वगैरह की सामग्री भी रखती थी दोस्तों, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से ऊनी व सूती वस्त्र दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र दोस्तों उपयोग में लाते थे। तो यानी कि ऊनी व सूती वस्त्र, ठीक है, दो प्रकार के वस्त्र, ऊनी व सूती वस्त्र। और दोस्तों ये यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के थे। वो मतलब कि यानी कि वो वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे, ठीक है। यहाँ के लोग दोस्तों गणित धातु निर्माण, दोस्तों यहाँ के लोग जो थे दोस्तों, वो गणित, धातु निर्माण और मौसम प्रणाली, नक्षत्र, मौसम विज्ञान की जानकारी रखते थे। तो दोस्तों गणित की जानकारी भी रखते थे। अगर व्यापार होता दोस्तों तो यानी कि अर्थ में मतलब मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए, तो गणित की जानकारी भी रखते थे। धातु निर्माण दोस्तों, धातुओं का निर्माण की जानकारी भी रखते थे। और मौसम प्रणाली, नक्षत्र, मौसम विज्ञान की जानकारी भी दोस्तों अपने पास रखते थे। जैसे जो प्राचीन समय में दोस्तों जो कंपास होता था, जैसे जिससे कि मौसम की स्थिति और दिशा की स्थिति हमें दोस्तों पता लगती थी। नेक्स्ट इसमें दोस्तों क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो श्रमिकों, जो वहाँ पे दोस्तों जो श्रमिक थे, तो उनकी स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया। तो व्हीलर ने बताया कि श्रमिकों की स्थिति इस प्रकार की थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी दास प्रथा का प्रचलन था, ठीक है दोस्तों। तो व्हीलर यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपका एक फैक्ट है, एक एक तरीके से स्टेटमेंट भी कह सकते हैं दोस्तों। या एक एग्जाम में पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता में श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर दास प्रथा को स्वीकार किया, ठीक है दोस्तों। तो व्हीलर ने दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक जीवन के बारे में, तो जो इनका राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, क्योंकि हड़प्पा वासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वणिक अथवा व्यापारिक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से कोई राजनीतिक संगठन का कोई मतलब स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जो वहाँ पे जो वणिक यानी कि जो व्यापारी थे, यानी व्यापारिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, ठीक है। तो यानी कि जितने भी दोस्तों बाकी जो स्थल से वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है, परंतु अगर हम बात करते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो शासन था, ये हंटर के अनुसार राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, ठीक है। तो ये किसने बताया? हंटर ने बताया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। तो दोस्तों व्हीलर से संबंध, यही तो व्हीलर का कथन है। व्हीलर ने बोला है दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो लोग थे, उनका जो लोगों का शासन जो मध्यवर्गीय जो जनतंत्रात्मक शासन था, मतलब मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था दोस्तों, ठीक है। और उसमें वो व्हीलर ने ये भी बोला कि उसमें धर्म की महानता थी, धर्म की महत्ता थी, धर्म की इंपॉर्टेंस थी। तो दोस्तों व्हीलर के यहाँ पे दो कथन हो गए। एक तो उसने श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर दास प्रथा को स्वीकार किया, कि उसने बताया कि वहाँ पे दास प्रथा भी रही होगी, ठीक है। और वेंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो क्या थी दोस्तों? मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो दोस्तों यहाँ पे है आर्थिक जीवन। तो दोस्तों राजनीतिक जीवन के बारे में हम समझ चुके हैं, सामाजिक जीवन के बारे में हम समझ चुके हैं, और हम अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था, यहाँ पे प्रमुख व्यवसाय दोस्तों इनका व्यापार था।
बंदरगाह इनके थे दोस्तों लोथल, रंगपुर, सुरकोदिता और प्रभास पाटन। तो ये दोस्तों इनके 4 बंदरगाह थे। और दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणांक में होती थी दोस्तों। 16 के गुणांक में दोस्तों कुछ भी जैसे इनका माप तौल कुछ करना है तो दोस्तों 16 के गुणांक में ही करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, यानी कि हड़प्पाई लोगों को दिया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? हड़प्पाई लोगों को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो उस टाइम पे यूनानी थे, तो यूनानियों ने कपास को सिंडन नाम दिया। तो दोस्तों जो यूनानी थे इन्होंने कपास को किस किस नाम से संबोधित किया या किस नाम से पुकारा? तो दोस्तों इन्होंने कपास को सिंडन नाम दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनानियों ने कपास को किस नाम से क्या नाम दिया? तो दोस्तों सिंडन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो दोस्तों इनका जो प्रमुख खाद्य फसल थी वो थी गेहूँ और जौ। तो दोस्तों एक ये भी आपको याद रख सकते हैं। तो इनकी जो प्रमुख खाद्य फसल थी वो गेहूँ और जौ थी। और इनके आर्थिक जीवन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो अगर हम पशुओं की बात करें, कुबड़ वाले बैल, ठीक है दोस्तों, कुबड़ वाले बैल हो गए, भेड़ भेड़ बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर, कुत्ते का अनुमान, परंतु दोस्तों शेर का साक्ष्य नहीं मिला यहाँ से। ठीक है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों शेर के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों इनकी अब धार्मिक जीवन पे। ठीक है। तो दोस्तों धार्मिक जीवन के भी अपने किसी भी एक समुदाय या किसी भी एक सभ्यता में धार्मिक जीवन का एक अलग महत्व होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं हड़प्पाई धर्म, जो हड़प्पा लोगों का जो धर्म था या उनका जो धार्मिक जीवन था किस प्रकार से था? तो दोस्तों सबसे पहले ये पूजा दोस्तों, ये जो लोग पूजा थे ये मानव की भी पूजा करते थे, वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। मतलब ये पूजा मानव, वृक्ष, पशु एवं तीनों रूपों में करते थे। जैसे मातृ देवी दोस्तों, रुद्र देवता, ठीक है दोस्तों, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि दोस्तों आदि की लोग पूजा करते थे दोस्तों। ठीक है। तो लिंग से दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो लिंग दोस्तों एक तरीके से ये शिव जी का दोस्तों एक तरीके से वो शिवलिंग जैसे जैसे हम कहते हैं शिवलिंग होता था दोस्तों, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं लिंग। इसका दोस्तों आप गलत अर्थ मत लीजिए। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जादू टोने में ये विश्वास करते थे। ठीक है। और कुछ जगहों की मोहरों जैसे चन्हू दड़ों पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी दोस्तों यहाँ पे बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों एक फैक्ट बन चुका है। तो कुछ जगहों की मोहरों, चनु दड़ों की मोहरों से क्या प्राप्त है दोस्तों? बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर। तो बलि प्रथा के दृश्य कहाँ किस स्थल की मोहरों से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों जो बलि प्रथा है दोस्तों उसका जो अनुमान है वो लगाया गया आपकी चनु दड़ों की मोहरों से दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, पुनर्जन्म में लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों जो हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मृत्यु के बाद दोस्तों जैसे दाह संस्कार होता है यानी कि अंतिम संस्कार होता है, तो 3 तरीके इसके प्रचलित थे। एक तो पूर्ण समाधान, ठीक है दोस्तों, एक तो पूर्ण समाधान, एक आंशिक समाधान, एक कलश समाधान। तो दोस्तों जो मतलब कि एक संपूर्ण समाधान का मतलब होता है, पूर्ण समाधान का मतलब दोस्तों जला कंप्लीट जला देते थे। आंशिक समाधान दोस्तों मतलब आंशिक समाधान का मतलब था दोस्तों ये एक तरीके से दफनाने का काम भी करते थे दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो दाह संस्कार के जो 3 तरीके दोस्तों तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक तो पूर्ण समाधान होता था, एक आंशिक समाधान और एक कलश समाधान। ठीक है। तो दोस्तों मूर्ति, नेक्स्ट पॉइंट है, मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही होता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मूर्ति पूजा का आरंभ हम सिंधु घाटी सभ्यता से ही इसका अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे मूर्ति पूजा का अनुमान लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त एक मरण मूर्ति, ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त एक मरण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। तो दोस्तों ये फैक्ट भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लीजिए। हड़प्पा से प्राप्त मतलब कि किस स्थल से एक उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है दोस्तों, यानी कि किस स्थल से हड़प्पा के या सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक मरण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकाला दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। टॉपिक वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आप बेहतरी से समझें। ठीक है। आपको दोस्तों सोचने का यानी कि तार्किक जो शक्ति दोस्तों वो अच्छी हो जाए दोस्तों। काफ़ी मतलब सिर्फ फैक्ट रटने से दोस्तों कुछ नहीं होगा, लेकिन टॉपिक वाइज जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो टॉपिक वाइज समझने में आपको चीज़ें मतलब दोस्तों आसान लगेंगी। ठीक है। अब दोस्तों हम कुछ बात करते हैं सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। ठीक है।
तो दोस्तों ये जो वाला टॉपिक है दोस्तों, ये हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है इसके धार्मिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, और सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार से था, ठीक है, और इसकी किस कौन कौन सी प्रजातियां मिली हैं, आकार जैसे क्या था दोस्तों, त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल कितना था, लंबाई चौड़ाई दोस्तों इसका जो कितनी, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी थी, उत्तर दक्षिण इसकी लंबाई कितनी थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की दोस्तों हम सीमा इसके बारे में। और एक टॉपिक दोस्तों, एक पॉइंट इसमें मैं भूल गया दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक, यानी कि दोस्तों उस पर चित्र अंकित हुए करते थे, यानी कि भाव चित्रात्मक दोस्तों लिपि थी। तो उस जो लिपि दो मुहर थी, या जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, जो लेखन कला थी उस टाइम पे, तो उसमें दोस्तों चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले हमने पढ़ा है कि इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, क्या 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 इसके नाम रखने के पीछे सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ने का क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमने इसके यहाँ तक दोस्तों 6 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। नामकरण हम कर चुके हैं दोस्तों, नगर योजना या नगर नियोजन, सामाजिक जीवन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन, ठीक है दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इनके मुख्य स्थल कौन कौन से, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के दोस्तों क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ, चैनल को दोस्तों शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।